जुलाई 2025 की बात है। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक 10 साल की बच्ची एक दिन अपनी मां का फोन इस्तेमाल कर रही थी, शायद गेम खेलने के लिए या किसी ऐप को खोलने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चल रही थीं, गलती से उसकी टच गैलरी पर चली गई और उस गैलरी में जो कुछ उसने देखा वो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था, कहीं ज्यादा भयानक, और ऐसा कि एक बच्ची की मासूम आंखें कुछ पल के लिए सन्न रह गईं। उसने देखा कि उसकी मां किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, कैमरे के सामने, बेपरवाह, जैसे शर्म या मर्यादा उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हों। वो बच्ची बिल्कुल सहम सी गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या देख रही है, या देखना भी चाहिए या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, ये सब उसकी मां कर कैसे सकती है। उस वक्त उसके मन में सवालों का सैलाब आ गया था, लेकिन डर और कंफ्यूजन के बीच उसने तय किया कि उसे यह बात अपने पिता को बतानी चाहिए। लेकिन बेटी की ये बेचैनी उसकी मां सोनी ने किसी न किसी तरीके से भांप ली थी। उसे अंदेशा हो गया कि बच्ची ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उधर बेटी ने अपने पिता विक्रम को सब बता दिया, जिसने सुनते ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके शक की पुष्टि हो चुकी थी। वो पहले से ही कुछ दिनों से सोनी के रवैये से असहज था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने बात उठाई तो लोग उसे शक्की समझेंगे। कोई ये नहीं मानेगा कि उसकी पत्नी इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, और ऊपर से समाज का दबाव अलग, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। मगर इस बार चुप्पी उसके लिए आसान नहीं थी। इस घटना के कुछ दिन बाद विक्रम और सोनी के बीच एक दिन तेज बहस होती है। शायद उसने सीधे ना सही, लेकिन इशारों में कुछ कह दिया था, और सोनी ने भांप लिया था कि अब मामला हाथ से निकल रहा है। लेकिन वो बहस वहीं रुक जाती है। विक्रम कुछ नहीं कहता, और सोनी फिर अपने तरीके से हालात को संभालने की कोशिश में लग जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं, माहौल शांत होता है, लेकिन भीतर ही भीतर तूफान चल रहा होता है। और फिर एक दिन अचानक खबर आती है कि विक्रम की लाश बरामद हुई है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि लाश को तो पहले ही दफना दिया गया था। सब कुछ साजिश के तहत हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज का यह कहानी उन मामलों में से एक है जो यह दिखाते हैं कि कैसे बीते कुछ महीनों में पत्नियां अपराध की मुख्य किरदार बनती जा रही हैं, और पतियों की हत्या का कारण अक्सर एक छिपा हुआ प्रेमी होता है। गुरुग्राम के उद्योग विहार में जो कांड हुआ वो इस सोच को और पुख्ता करता है। 27 जुलाई 2025 को उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक विक्रम नाम का व्यक्ति, जो एक सरकारी कंपनी में ठेकेदार का काम करता था, वो लापता है। पुलिस शुरुआत में इसे एक आम गुमशुदगी का मामला समझती है, सोचती है कि आदमी कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन अगले दिन 28 जुलाई को फिर उसी औरत का आना, उसका नाम सोनी, वही बताना कि उसका पति कल सुबह से लापता है, पुलिस को कुछ असहज कर देता है। वो पूछताछ शुरू करती है, लेकिन उससे पहले विक्रम और सोनी के बारे में जान लेते हैं। सोनी और विक्रम बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे। करीब 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, 8 साल का बेटा और 10 साल की वही बेटी जिसने सब देखा। ये लोग गुरुग्राम के उद्योग विहार में रहते थे, जहां विक्रम के एक पुराने दोस्त रविंद्र का भी घर था। रविंद्र पेशे से एक गाड़ियों की बुकिंग का ठेकेदार था और विक्रम का अच्छा दोस्त भी था, जिससे उसकी मुलाकात अक्सर होती रहती थी। एक दिन विक्रम ने रविंद्र को अपने घर बुलाया, और पहली ही मुलाकात में सोनी को रविंद्र पसंद आ गया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मुलाकातें बढ़ने लगीं, और धीरे धीरे रविंद्र का आना जाना घर पर आम हो गया। विक्रम जब काम पर होता, सोनी रविंद्र को बुला लेती और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते। कभी कभी सोनी इन पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करती, शायद अपने पास रखने के लिए, शायद किसी और कारण से, लेकिन ये वीडियो अब उसकी गैलरी में थे। और वही गैलरी एक दिन उसकी बेटी की नजरों में आ गई। बेटी ने जब अपनी मां को रविंद्र के साथ उन हालातों में देखा तो समझ गई कि ये वही अंकल हैं जो अक्सर घर आते हैं और जिन्हें वो अपने पापा का दोस्त समझती थी। वो डरी सहमी उलझन में थी कि मां को बताए तो मार पड़ेगी, लेकिन पापा को बताना जरूरी है। उसने पापा को बता दिया। उधर जब सोनी को इस बात का पता चला तो वो घबरा गई। उसने तुरंत रविंद्र को कॉल किया और बताया कि अब बेटी को सब पता चल चुका है, और उसने विक्रम को सब बता दिया है। इस खबर के बाद दोनों में हड़बड़ी मच गई।
रविंद्र और सोनी ने मिलकर एक साजिश रची। विक्रम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। उसका अपहरण किया जाएगा और फिर हत्या कर दी जाएगी। लेकिन हत्या को अंजाम देना इतना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने टीवी शो क्राइम पेट्रोल और फिल्म दृश्यम से आइडिया लिया। बार बार उन्होंने इन शो और फिल्मों को देखा ताकि उन्हें समझ आ सके कि हत्या करने के बाद किन सुरागों को मिटाना होता है, कैसे पुलिस को गुमराह किया जा सकता है और कैसे तकनीकी सबूतों से बचा जा सकता है। उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च किए ताकि शव को गायब करने या सड़ाने के तरीकों को समझ सकें और कोई गलती न हो। हत्या की योजना बन चुकी थी, लेकिन इसे अंजाम देने के लिए रविंद्र अकेला नहीं था। उसने अपने दो दोस्तों मनीष और फरियाद को इस साजिश में शामिल किया। दोनों मेरठ के हस्तिनापुर इलाके के रहने वाले थे। मनीष गांव में मोमोज का ठेला लगाता था, जबकि फरियाद बाइक मैकेनिक था। साथ ही उसने अपने मामा संत्रपाल को भी इस योजना में घसीटा, जो मोहम्मदपुर गांव में गाय भैंस पालता था, और विक्रम के शव को दफनाने के लिए उसने खुद अपने हाथों से गड्ढा खोदा। जिस दिन विक्रम की हत्या की गई वह 26 जुलाई थी। सुबह वह रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकले, लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले या फिर लौटते वक्त रविंद्र और उसके तीनों साथियों ने उसका अपहरण कर लिया। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर रस्सी से गला घोंटा गया ताकि कोई आवाज न निकले, कोई खून न बहे और कोई सबूत न बचे। हत्या के बाद उसका शव एक गाड़ी में डालकर मोहम्मदपुर गांव लाया गया, जहां पहले से संत्रपाल द्वारा खोदा गया गड्ढा उनका इंतजार कर रहा था। उस गड्ढे में शव को डाला गया, मिट्टी से ढका गया और समतल कर दिया गया ताकि कोई शक न हो। और फिर चारों अपने अपने रास्ते लौट गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। और सोनी देवी ने घर पर बैठकर बड़ी सहजता से अगले 2 दिन बिताए, जैसे कुछ भी अनहोनी नहीं घटी हो। जब 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला, तब सोनी देवी ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो पहले से तय योजना का हिस्सा थी, ताकि पुलिस को लगे कि पत्नी चिंतित है, जबकि उसे पहले से पता था कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। जब पुलिस जांच आगे बढ़ी और परिवार ने सोनी के बर्ताव पर सवाल उठाए, तब उसने अपने ही प्रेमी रविंद्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। उसने कहा कि रविंद्र ने उसके साथ जबरदस्ती की, अश्लील वीडियो बनाए और उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जबकि असलियत ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से सहमति से संबंध बना रहे थे। पुलिस को सोनी के आरोपों में विरोधाभास दिखा और उन्होंने रविंद्र को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू की। पूछताछ में रविंद्र टूट गया और उसने सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसने विक्रम की हत्या की योजना बनाई, अपने दोस्तों को शामिल किया, गड्ढा खुदवाया, हत्या की और शव को दफनाया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्मदपुर गांव के उस स्थान से विक्रम का शव बरामद किया जहां उसे दफनाया गया था। और फिर रविंद्र के बयान के आधार पर मनीष और फरियाद को भी मेरठ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में छापा मारा और दोनों को उनके गांव बस्तोरा नारंग से पकड़ा, जहां वे सामान्य रूप से अपने काम कर रहे थे। मनीष ठेला चला रहा था और फरियाद बाइक रिपेयरिंग कर रहा था, ताकि किसी को कोई शक न हो। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने संत्रपाल को भी पकड़ा, जिसने हत्या से पहले गड्ढा खोदा था और विक्रम के शव को दफनाने में मदद की थी। पूरी जांच में यह साफ हुआ कि हत्या का मकसद सिर्फ इतना था कि सोनी और रविंद्र अपने अवैध रिश्ते को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। उन्हें डर था कि अगर विक्रम जिंदा रहा तो न सिर्फ यह रिश्ता उजागर होगा, बल्कि कानून और समाज दोनों की नज़र में उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। इस डर ने उन्हें उस हद तक पहुंचा दिया जहां एक पति की सांसें उसकी ही पत्नी की साजिश में थम गईं। इस पूरे केस में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वह यह कि एक साधारण महिला और उसका प्रेमी टीवी सीरियल और फिल्मों से प्रेरणा लेकर इतनी गहरी साजिश रच सकते हैं और हत्या जैसे अपराध को इतनी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बेटी की नज़रों ने इस जाल को भेद दिया। एक मोबाइल फोन में छिपे अश्लील वीडियो ने उस रिश्ते को उजागर कर दिया जिसके लिए एक निर्दोष को मिटा दिया गया था। और वह लड़की जो सिर्फ अपनी मां पर भरोसा करती थी, वही आखिरकार उस मां के खिलाफ गवाही का कारण बनी। अब यह मामला पुलिस की जांच से निकलकर अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, जहां इंसाफ तय करेगा कि कौन गुनहगार है और कौन इंसान। इस केस ने एक बार फिर साबित किया कि चाहे अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है
और तब कोई फिल्मी कहानी भी कानून से नहीं बचा सकती। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस सच्ची कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम सब समझ सकें कि रिश्ते भरोसे और ईमानदारी से चलते हैं, न कि चालाकी और स्वार्थ से। परेशानी हो तो समाधान तलाशें, न कि अपराध की राह पर चलें। हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि एक गलत फैसला जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो क्राइम स्टोरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।